जम्मू कश्मीर के अखनूर में जारी ऑपरेशन टेरर अब पूरा हो चुका है। सेना ने 3 दहशतगर्दों को एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि पहली बार आतंकी ऑपरेशन में टैंकों की दहाड़ सुनाई दी। आसमान में गड़गड़ाते हेलीकॉप्टर और जल से थल तक दहाड़ते टैंक, ये भारतीय सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन है, जिसमें देश के दुश्मनों का काल किलर टैंक गेम चेंजर साबित हुआ और 24 घंटे में सेना ने 3 दहशतगर्दों को 72 हूरों के पास भेज दिया। 2 और टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुए। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। दरअसल मंगलवार को सेना के एम्बुलेंस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। जैसे ही इसकी भनक मिली, आतंकियों के पीछे हर सिक्योरिटी फोर्स कहर बनकर टूट पड़ी। सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। एक तरफ बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला और दूसरी तरफ आसमान में हेलीकॉप्टर और तीसरी तरफ इन टैंक्स को देखिए। ये पहली बार है जब आतंकियों के खिलाफ सेना ने टैंक उतारे, यानी आतंक के खिलाफ अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है। पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ टैंक उतारा गया तो पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर भी दहल गए। वजह है BMP-2 की वो खासियत जो इसे घातक बना देती है। जी हाँ, BMP-2 एक बख्तरबंद वाहन है, यानी इस पर गोलियों और आईडी का असर नहीं होता है। मेन वेपन के तौर पर इस वाहन पर लगी होती है 30 mm की ऑटो कैनन, जो 1 मिनट के अंदर 800 राउंड दाग सकती है। ऑटो कैनन के साथ साथ BMP पर एक हैवी मशीन गन भी लगी होती है, लेकिन भारतीय सेना के BMP-2 की सबसे बड़ी पावर है इसकी एंटी टैंक गन, जो नाग मिसाइल से लैस रहती है, यानी युद्ध के मैदान में BMP-2 किसी मेन बैटल टैंक को भी तबाह कर सकता है। तो अखनूर में टेरर ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सेना ने आतंकवादियों की लाश के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरें आप देखिए, हथियारों और दूसरे सामान की बड़ी खेप यहां से बरामद की गई है। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा गुरुकुल पद्धति से विद्यालय शुरू करेंगे। युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में इस प्रकार के विद्यालय खोलिए जो गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित कर सके, क्योंकि ये परंपरा ही हमारी वास्तविक ताकत है। इस परंपरा ने ही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। यूपी सरकार के इस फैसले का संत समाज ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि गुरुकुल हमारी प्राचीन परंपरा रही है। अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से इसका स्वागत करती है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में गुरुकुलों की परंपरा और उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि मुफ्त खाना और रहने की सहूलियत देने वाले मठ मंदिर और आश्रमों को अनुदान किया जाएगा। साथ ही शोध करने वाले छात्रों को 3 साल तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये तो हमने आपको बताया योगी का प्लान गुरुकुल। कथावाचक जया किशोरी की अब बात करेंगे। जया किशोरी का आपने एक ब्रांडेड हैंडबैग देखा होगा, जिसको लेकर अब वो विवादों में गिर गई हैं। दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत लाखों में है। डियोर का ये बैग है और 2.5-3 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये बैग जानवर के चमड़े से बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जया किशोरी को ट्रोल किया और अब इस पर खुद जया किशोरी ने सफाई दी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बैग में कहीं भी लेदर नहीं है। जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। वहीं इस मुद्दे पर संतों ने भी जया किशोरी को नसीहत दे दी। सनातन धर्मावलंबी हैं और कथावाचक हैं, संसार को उपदेश दे रही हैं, तो अगर कोई विरोधाभास है तो हमारे यहाँ तो परसों में कपड़े की भी बनते, मैगजीन के अनेकों तरह के अच्छे से अच्छे बैग बनते। तो आपको सोचना चाहिए, आपको उसका अनुकरण करना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बात पते की शुरू में ही बताया था कि अखनूर में जो टेरर ऑपरेशन चल रहा है वो अब पूरा हो चुका है। दूसरी तस्वीर भी हमें यहां से मिलने लगी है। सेना ने आतंकवादियों की लाश के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, हथियारों और दूसरे सामानों की ये बड़ी खेप है जो आतंकवादियों से बरामद की गई है। तो देश के 3 दुश्मन जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। और ये देखिए जो बारूद
यहां से गोलियां, बंदूक जो मिली है, ये आतंक फैलाने के लिए बहुत बड़ी खेप है जो आज सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। अब आपको एक और तस्वीर भी दिखाते हैं, आतंकियों पर किस तरह जवान टूट पड़े। तो ये देखिए, पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जिसमें ये हथियार बरामद किए गए। आप देखिए दूरबीन तक है, यानी दूर से ही देखकर दुश्मन के ऊपर निशाना साधना। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, इतनी गोलियां मारी गई कि टीन शेड और आसपास की दीवारें छलनी हो गई। हर तरफ गोलियों के निशान और बारूद की गंध फैली हुई थी। ये तस्वीरें बता रही है कि जवान कितने गुस्से में थे और आतंकवादियों को इतनी गोलियां मारी गई कि गिनना भी मुश्किल हो जाए। ये देखिए किस तरीके से टीन शेड में छेद आपको नजर आ रहे हैं। इस एनकाउंटर को पूरा करने के बाद आर्मी के जवान पास में ही बने मंदिर पहुंचे, वहां प्रार्थना की, जयकारे लगाए। 9 पंजाब रेजिमेंट के ये जवान हैं जिनका जोश किस कदर हाई है, आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना का एक डॉग शहीद हो गया है, उसका नाम फैंटम था। आतंकी जब गोली चला रहे थे तब सैनिकों को बचाने के लिए फैंटम ढाल बन गया और गोली अपने ऊपर ले ली। आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान घायल फैंटम को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल का ये फैंटम इंडियन आर्मी का एक खोजी डॉग था जिसे स्पेशली एनकाउंटर्स के लिए ही ट्रेन किया गया था। 4 साल का फैंटम 2022 में सेना में शामिल हुआ और 2 साल में अपनी सेवाएं इंडियन आर्मी को दे रहा था। दिवाली के मौके पर पटाखों पर जारी सियासत में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की भी अब एंट्री हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रदूषण फैलने के बहाने पटाखों पर रोक लगाने की मांग करने वालों को आज आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उस समय आवाज क्यों नहीं उठाते जब क्रिसमस और नए साल के मौके पर दुनिया भर में पटाखे जलाए जाते हैं, तब क्या प्रदूषण नहीं होता। वो कहते हैं कि प्रदूषण फैलता है। 1 जनवरी को पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बड़े बड़े पटाखा जला करके प्रदूषित कर देते हैं, तब कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई नियम कानून नहीं आता। दीपावली और होली आ जाए, बाहर नियम आ जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उन लोगों पर भी जमकर बरसे जो लोग दिवाली पर जलने वालों दियों और बाकी चीजों की फिजूल खर्ची बताते हैं और इन पैसों को गरीबों में बांटने की मांग करते हैं। जो ज्ञान तुम दीपावली पे ले रहे, यही ज्ञान तुम बकरीद पे ले लो। इतने बकरा काटे जाते हैं, लाखों के करोड़ों के जीव हिंसा होती है। उस दिन भी एक कानून बना दो कि बकरीद बंद, उस रुपयों को गरीबों में बांटा जाएगा। साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी आरोप लगाया कि हिंदू त्योहारों के मौके पर ही जानबूझकर ऐसी मांगे उठाई जाती हैं। आसाम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने घुसपैठियों के बहाने राज्य सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में गड़बड़ी पैदा कर दी है। साथ ही चेतावनी देते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। बंगाल के रास्ते से सब जगह घुस रहा। बंगाल में ममता बनर्जी खुला रेड कारपेट बिछाई हुई है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए और वहां से झारखंड आ रहा है। हेमंत सोरेन झारखंड में बिछाए हुए हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया और इसे केंद्र सरकार की नाकामियों का नतीजा बताया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा केंद्र सरकार का विषय, ये कोई प्रदेश के किसी जिले का मामला नहीं है। अगर घुसपैठिए दूसरे देश से आए और रह रहे हैं तो उसके जिम्मेदार तो उन्हीं की केंद्र सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आज दिल्ली में आयोजित एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल को सही सम्मान न देने का आरोप भी लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को मिटाने और कमजोर करने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य की बात है कि सालों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया। सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया।
कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि आज देश सरदार पटेल का ऋणी है। जब सरदार पटेल भारत के लिए, आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हुए जेल चले गए थे, तो आपके ही मातृ संगठन ने मुखबिरी की थी और कहा था अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर सरदार पटेल समेत सभी महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता सरदार पटेल को श्रद्धांजलि नहीं देता। कांग्रेस देश के महापुरुषों का आदर नहीं करती, अपने केवल परिवार के लोगों को महापुरुष मानती है। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। केरल के मुख्यमंत्री का काफिला उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब एक स्कूटी वाली महिला ने अचानक राइट टर्न ले लिया। काफिले की कुछ कारें दुर्घटना का शिकार हुई और गनीमत इस बात की रही, हादसे में मुख्यमंत्री को चोट नहीं आई। लेकिन काफिले और स्कूटी के बीच फासला इतना कम था कि ब्रेक मारने के बाद गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकराती चली गई। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक महिला स्कूटी पर जा रही है। ठीक उसी जगह सीएम के काफिले को पास कराने के लिए एक पुलिस अफसर ड्यूटी पर खड़ा है, लेकिन तभी महिला अचानक ब्रेक लगाती है और राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर देती है। अब जरा देखिए, महिला धीरे धीरे राइट टर्न लेते हुए स्कूटी बढ़ा देती है, जबकि वहाँ ड्यूटी पर खड़ा पुलिस वाला गाड़ियों के पीछे रह जाता है और उसे कुछ पता तक नहीं चलता। इसी बीच सीएम के काफिले की कार अचानक महिला को मुड़ता देख ब्रेक मारती है। पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, ये सब आराम से ब्रेक लगा लेते हैं, लेकिन तभी पांचवी कार अचानक टक्कर मारती है। एक कार के टकराते ही बाकी पीछे की गाड़ियां भी टकराती चली गईं और एम्बुलेंस सहित कुल 8 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है। हादसे में केरल के सीएम पिनरई विजयन की गाड़ी को हल्का नुकसान पहुंचा है, लेकिन वे सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सीएम राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कोट्टायम की विजिट के बाद वापस लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद उनके सुरक्षाकर्मी वाहनों से नीचे उतरे और स्थिति को संभाला। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बैठक हुई और इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, विधान पार्षद शामिल हुए। और दावा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जैसे ही बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अशोक चौधरी की जुबान फिसल गई और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। उनसे पूछा कि विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों का लक्ष्य है, तो उन्होंने 2025 में 2020 प्लस सीटें जीतने का दावा कर दिया। कितने सीटों का लक्ष्य रखा गया है? 2020 प्लस, 220 प्लस, 2025 में 2020 प्लस, 220 प्लस। अशोक चौधरी के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बिहार में मात्र 243 सीटें ही हैं, लेकिन नीतीश जी के मंत्री 2020 प्लस सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। असर नीतीश कुमार पर डालने वाले को उन पर भी असर हो रहा है। असम वाली जो चूर्ण है, जो प्रतिदिन खिलाते हैं, गलती से लगता है यह भी खा लिए है, तो नीतीश जी का जो असर है अब इन पर साफ साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकीलों और पुलिस वालों में आज टकराव हो गया, जिसके बाद कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। ये देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस वाले लाठियां भाज रहे हैं। कुछ पुलिस वाले कुर्सियां उठाकर हंगामा भी कर रहे हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जिला अदालत परिसर के अंदर का है। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा किया और पुलिस चौकी तोड़ दी। वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद तनाव की स्थिति है। कचहरी स्थित ये चौकी परिसर है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी की गई है। हालांकि जो वकील है वो पक्ष ये कह रहा है कि ये पुलिस द्वारा साजिशन जो शिकायत है उसको दर्ज कराने के लिए ये किया गया है। इस हंगामे के बाद कोर्ट परिसर में अर्धसैनिक बलों और भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े मामले में वकील जिला जज के पास पहुंचे थे। इस दौरान अदालत के अधिकारियों और वकीलों में बहस हो गई। वकीलों पर जिला जज के साथ बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके चलते पुलिस और वकीलों में भी झड़प हुई। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई वकीलों को चोट आई।
हिंदू त्योहारों के मौके पर अब बाजारों में भी सनातन बनाम गैर सनातन की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने हिंदुओं से अजीबोगरीब अपील की है, तो वहीं दिल्ली में यूपी की तर्ज पर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाई जा रही है। असम प्रभारी और पूर्व बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने धनतेरस और दिवाली के मौके पर हिंदू दुकानदारों से ही हिंदुओं को सामान खरीदने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समुदाय विशेष के कट्टरपंथी अपने समुदाय के लोगों से खरीदारी की अपील कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी इसका जवाब देना चाहिए। हिंदू को भी जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों के अवसर पर खरीदारी, जो भी दीपावली मनाने वाले लोग हैं, धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के बाद अब दिल्ली में भी नेम प्लेट की एंट्री हो गई है। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में ठेलों पर दुकानदारों ने नेम प्लेट लगाई। मंडी एसोसिएशन का कहना है कि इससे बेचने वालों की पहचान हो सकेगी। दरअसल बीजेपी के आरोप है कि नजफगढ़ सब्जी मंडी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने का शक है, जिसके चलते नेम प्लेट लगाना जरूरी है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे जो बाहर के लोग रोज आके यहाँ नए नए ठेले लगा देते हैं, उससे कम रोक लगेगी और इनका व्यापार भी अच्छे से चल सकेगा। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाए गए एक पोस्टर पर अब सियासत गर्म है। ये पोस्टर बजरंग दल की ओर से लगाया गया है, जिसमें हिंदुओं से खास अपील की गई है। और ये पोस्टर भोपाल के करोद चौराहे पर लगाया गया, जिसमें दिवाली के मौके पर हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करने की बात कही गई। राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने हिंदुओं से अपील की है, दीपावली की सामान की खरीदारी हिंदुओं से ही की जाए। देखेंगे करोद चौराहे पर एक बड़ा सा पोस्टर बजरंग दल ने यहाँ पर लगाया है, जिसमें लिखा है अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दिवाली की खरीदी उनसे ही करे जो आपकी खरीदी से दिवाली मना सके। बजरंग दल के इस पोस्टर पर सियासत शुरू होते ही देर नहीं लगी। कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए की गई अपील को शर्मनाक बताया। हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है। दरअसल बजरंग दल ने इस पोस्टर के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि दीपावली हिंदुओं का त्योहार है और दीपावली का सामान हिंदुओं की दुकानों से ही खरीदें। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास जाने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रोहिंग्या भारतीय नागरिक नहीं है, ऐसे में हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अदालत के फोरम का इस्तेमाल न करें। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि असम समझौते के मुताबिक अवैध घुसपैठियों को निकाला जाना है और आप उन्हें सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि किसे नागरिकता देनी है या नहीं, ये तय करना सरकार का काम है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा मामला है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। दिवाली पर अगर आप आतिशबाजी कर रहे हैं तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। केरल के कासरगोड में कुछ ऐसा ही हुआ है। आतिशबाजी के दौरान लगी आग से 150 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए। ये देखिए, हजारों लोग एक मंदिर के पास उत्सव का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो बम ब्लास्ट हुआ है। एक बार फिर देखिए, उत्सव में मौजूद हजारों लोग आतिशबाजी का आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक आतिशबाजी का ये शो तेज धमाके के बाद आग के शोलों में बदल गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना भीषण था कि आसपास मौजूद हर चीज स्वाहा हो गई और करीब 150 लोग घायल हो गए। आनन फानन में हादसे की खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अस्पतालों में भेजा गया। जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर की रात नीलेश्वरम के वीर कावू मंदिर में उत्सव चल रहा था। तभी आतिशबाजी के दौरान पटाखा भंडारण में आग लग गई और सब कुछ धुआं हो गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तो दीपावली पर पटाखों के जरिए जश्न मनाने वालों के लिए अगली खबर भी बहुत जरूरी है और ये खबर सावधान करने वाली है। केरल की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, हैदराबाद में भी आतिशबाजी के दौरान कुछ ऐसा ही हादसा घटा। देखिए आप। पटाखों से बर्बादी की दिल दहला देने वाली तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आई है।
यहाँ याकतपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक घर में रखे पटाखों में आग लग गई। ये देखिए, अचानक धमाका शुरू हुआ और अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे। धमाके में लगी आग में पूरा घर जलकर राख हो गया। तेज धमाके के बाद धुएं का गुबार उठा। ये धमाका इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे एक दिन पहले भी हैदराबाद में पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिससे उसके पास का एक रेस्टोरेंट और वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मशहूर एक्टर सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है और ये धमकी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज भेजकर दी गई, जिसके बाद मुंबई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर आरोपी को अब नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जांच के दौरान जो बातें सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि बताया गया कि ये धमकी सिर्फ मजाक के लिए दी गई थी। दरअसल जिस शख्स ने धमकी दी थी उसका नाम मोहम्मद तैयब है। जानकारी के मुताबिक 18 साल का आरोपी तैयब दिल्ली के करदमपुरी में अपने चाचा के मकान में रहता है। आरोपी तैयब कारपेंटर का काम करता है और वो फिलहाल नोएडा में 8,000 रुपए महीने पर काम कर रहा था। आरोपी की तैयब ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज कर सलमान खान को धमकी दी। उसने मैसेज में लिखा कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा होगा, अंतिम चेतावनी दे रहे हैं। तैयब अंसारी ने ही सलमान खान को मैसेज किया था, लेकिन पूछताछ में जब मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मजाक में उसने मुंबई कंट्रोल रूम में ये मैसेज किया था। जिसके बाद मुंबई और यूपी पुलिस ने नोएडा में जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई। माफिया अतीक अहमद की पत्नी और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन एक बार फिर सुर्खियों में है। जांच एजेंसियों को शाइस्ता की लोकेशन ओडिशा में मिली है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। अतीक अहमद मौत के बाद पुलिस की रडार पर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बहन और भाई की पत्नी है, जिन पर उसके काले साम्राज्य को संभालने में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। लगातार जांच एजेंसियों के तमाम इनपुट के बाद भी अतीक फैमिली की इन 3 लेडी डॉन का पता नहीं चल पा रहा, जिसके बाद यूपी पुलिस ने शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किया है और उस पर इनाम भी घोषित किया। लेकिन जांच एजेंसियों को उसकी लोकेशन ओडिशा में मिली है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और मुस्लिम बहुल इलाके की घनी आबादी में ठिकाना बनाती है। नॉर्मल फोन कॉलिंग नहीं करती, साथ ही पुराने गैंग मेंबर्स से भी संपर्क नहीं कर रही और हर 15 दिनों बाद ठिकाना बदलती हैं। शहर के साथ ही प्रदेश भी बदल रही हैं। घर वालों से भी किसी तीसरे के माध्यम से ही संपर्क करती हैं। बुर्के में रहने का, पर्दा नशीन होने का भारी लाभ मिलता है तथा इनको सब तौर तरीके पता है कि पुलिस किस प्रकार से ठिकानों का पता लगाती है। महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए सरकार पर प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अब कुंभ क्षेत्र में शिविर लगाने वाले संतों और संस्थाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है और इसके लिए वेबसाइट जारी की गई, जिस पर देश और दुनिया के लोग जो यहाँ शिविर लगाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर सुविधाओं की पूरी सूची मौजूद है और इस पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी काफी सरल है। आसानी के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है, ट्रांसपेरेंट एक प्रक्रिया हो और सुगम हो, आसान हो, सबके लिए उपलब्ध हो। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा डिसाइड किया गया। दरअसल देश विदेश से लोग यहाँ कल्पवास और शिविर लगाने के लिए आते हैं, जिनकी सुविधा को देखते हुए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर जो लोग रहते हैं, जो महाकुंभ और कुंभ जैसे आयोजनों में शिविर अपने लगाते रहे हैं, उन संस्थाओं के आवेदन के लिए उनको अब दफ्तर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन ही एक तरीके से वो आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के इस फैसले का संतों ने भी स्वागत किया। क्यों कुंभ मेला भव्य दिव्य मेला होता चला जा रहा है, इसका विस्तार इतना होता चला जा रहा है कि विश्व के कोने कोने में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और सारे विश्व में हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भिखारियों की आमदनी को लेकर एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, लेकिन ये पूरा धंधा कितना संगठित है, इस पर और हैरान कर देने वाली जानकारी भी अब सामने आई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। और अब उनकी शादियों में दिए जाने वाले दहेज को लेकर जो पता चला है वो बेहद चौंकाने वाला है। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दहेज में भिखारी मुख्य चौराहे और अहम जगह दे देते हैं। ये बात सही है सर कि जो शादी में ये लोग दहेज की बात करते हैं तो चौराहे बांट देते हैं, मंदिर दे देते हैं कि वहाँ जाके दहेज मांगिए, ये भी सर्वे में सामने है। वो एक इंटरव्यू में एक जो वहाँ पे भिक्षावृत्ति में एक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ये बात कही थी
अब उसको हम लोग कितना वेरीफाई करेंगे वो डिपेंड करेगा, लेकिन ये बात उन्होंने ऑन कैमरा कही है। दरअसल भिखारियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक सर्वे हुआ था जिसमें कई खुलासे हुए। इसके मुताबिक ये लोग एक गिरोह की तरह काम करते हैं और मैनेजमेंट की तरह जगह जगह ये तैनात रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी लोग भीख मांगने लखनऊ पहुंचते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो त्योहार या खास सीजन पर लखनऊ आते हैं। इन लोगों का पूरा नेक्सस है जो प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं। इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब भिखारी कैमरे पर बात नहीं कर रहे और कई तो शहर छोड़कर भी चले गए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अब स्पीड ब्रेकर्स तो बनाए ही गए हैं, लेकिन इन ब्रेकर्स पर या तो चेतावनी न होने की वजह से बड़े हादसों को भी ये ब्रेकर्स अब दावत दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें स्पीड ब्रेकर पर कार और ट्रक हवा में उछलते नजर आए। दरअसल ये ब्रेकर बिना किसी चेतावनी या साइन बोर्ड के सड़क पर बनाए गए हैं। रात के समय इन ब्रेकर को देखना वाहन चालकों के लिए चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन स्पीड ब्रेकर पर आते ही हवा में उछल जाते हैं। ये पूरा वाकया गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बने स्पीड ब्रेकर का है, जिस पर GMDA ने कुछ दिन पहले एक स्पीड ब्रेकर बनाया जो अब लोगों के लिए आफत का सबब बनता जा रहा है। स्पीड ब्रेकर तेज रफ्तार सड़कों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन गोल्फ कोर्स रोड का स्पीड ब्रेकर दुर्घटनाओं को कम करने के बजाय दुर्घटनाओं की आशंकाओं को बढ़ाता नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब GMDA हरकत में आया है। फिलहाल GMDA की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस ब्रेकर को यहाँ से हटाया जाएगा या इस पर मार्किंग की जाएगी। पंजाब के शातिर अपराधियों का ठिकाना अब लखनऊ बन गया है। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर 2 शातिर बदमाशों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में बैठे ये 2 बदमाश पंजाब के फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस में शामिल थे। पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में इन्हें लखनऊ के इंदिरा नगर से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पंजाब में विक्की गैंग के 2 शूटर्स पंजाब सिंह और विक्रम सिंह उर्फ विक्की लखनऊ के इंदिरा नगर में सेक्टर 13 के एक मकान में छुपकर रह रहे थे। खुफिया सूचना के बाद पुलिस ने इन शूटर्स को दबोच लिया। इनके पास से असलहा और कई कारतूस भी बरामद हुए। लग्जरी अल्काजार कार भी शूटर्स के पास से मिली। पकड़े गए अपराधी फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर केस में शामिल थे। इन दोनों बदमाशों पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन पर विदेशी गैंगस्टरों के निर्देशों पर काम करने के भी आरोप हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस बच्ची की हत्या उसी के रिश्तेदारों ने अंधविश्वास की वजह से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में परिजनों द्वारा 3 लोगों को नामजद किया गया था। उन 3 में से 2 लोगों को, गंगाराम व सावित्री, इन दोनों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। दरअसल शिकारपुर चौधरी गांव की एक बच्ची 3 दिन पहले खेलते हुए अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी जब वो नहीं मिली तो परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। छानबीन के दौरान पास के ही एक घर में पुलिस पहुंची तो वहां एक बोरे में बच्ची की लाश बरामद हुई। जो है ये सावित्री देवी का घर है और यहाँ जैसे जानकारी है इस दरवाजे से जो है मिस्ट्री को लेकर जो है इस घर के अंदर ले जाया गया था और उसके घर के अंदर ले जाके उसकी जो है बलि देने की तैयारी थी। जब उसने हल्ला किया और उसने कुछ हेल्प की तो उसका जो है गले दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया गया कि आरोपी सावित्री रिश्ते में बच्ची की ताई लगती है। उसी ने बच्ची को बहाने से घर में बुलाया और दूसरे आरोपी के साथ मिलकर तंत्र मंत्र करने लगी, लेकिन तभी बच्ची ने शोर मचा दिया, जिसके बाद सावित्री ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मेरी जेठानी है ये कि मेरे साथ ये करेगी, ये इसने गंगाराम ने इधर उधर चक्कर लगा रहा था, ये इसका भी मुझे इतने ध्यान नहीं किया। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हम आपको कुबेर का खजाना एक्सक्लूसिव दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में धनतेरस पर कुबेर का खजाना खोल दिया गया। हीरे, मोती, माणिक, सोना, चांदी, नकदी देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये देखिए, लाखों करोड़ों की नकदी, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, गहने, मोती, माणिक्य। ये मां लक्ष्मी का बेशकीमती धन भंडार है। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना खोलने की परंपरा है और इस साल भी ये परंपरा निभाई गई। महालक्ष्मी मंदिर को इस साल भी नकदी और आभूषणों से सजाया गया। इस दौरान सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में भक्त फूल, माला और प्रसाद लेकर कतार में खड़े रहे। महालक्ष्मी मंदिर में कुबेर का खजाना खोलने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। भक्तों का मानना है कि इस दिन मां लक्ष्मी के दर्शन करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
आज धन और समृद्धि का पर्व धनतेरस है और ये दिन आर्थिक पक्ष को मजबूत और समृद्ध बनाने का अच्छा मौका होता है। अगर आप आज के दिन जीवन में 7 सिद्धांतों को अपना लें तो यकीन मानिए आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हम आपको धनतेरस पर वो 7 सिद्धांत बताने जा रहे हैं जो आपको कुबेरपति बना सकते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निवेश कीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश बेहतर विकल्प ऐसा बताया जाता है जानकारों के द्वारा। इसमें सालाना 10 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि सबसे पहले कर्ज को चुकाएं, कर्ज चुकाने का लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे महंगे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड को पहली कतार में रखें। होम लोन भी एक बड़ा कर्ज है, इसमें 8.50 से 15% तक का ब्याज देना पड़ता है। अब तीसरा सिद्धांत, बीमा जरूर लें क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, अपने परिवार और खुद को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाने के लिए बीमा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। आय के कई स्रोत बनाएं, अपना निवेश पोर्टफोलियो ऐसे तैयार करें कि आपको नियमित आय होती रहे। सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं, इसमें 20 से 30% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। अब 5वां सिद्धांत बताते हैं, फिजूल खर्च बिल्कुल ना करें, पैसा बचाने का निरंतर प्रयास करें, फालतू के खर्चे ना करें और जहां तक संभव हो खर्च में कटौती करें। छठा सिद्धांत, इमरजेंसी के लिए फंड बनाएं ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में आपको मदद मिले। 7वां सिद्धांत यह है कि कभी भी जल्दबाजी में निवेश ना करें क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। आप सोच रहे होंगे कि पंडितों की तरह मैं आपको कोई ऐसे टिप्स बताऊंगी धनतेरस के जिससे पैसा बढ़े, लेकिन ये जो टिप्स आपने इस समय जी न्यूज पर देखे हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो जरूर धन वृद्धि होगी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अयोध्या में दीपावली की भव्य तैयारियां जोरों पर जारी हैं और इस बार भी रामनगरी हर बार की तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन इस बार की दीपावली अयोध्या में बेहद खास होने वाली है क्योंकि रामनगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। इसी को लेकर तैयारियां और दीपोत्सव के रिकॉर्ड कुछ अलग ही हैं। सजावट कुछ ऐसी है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। दरअसल रामनगरी में इस बार 28 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। वॉलंटियर लगातार लगे हुए हैं। अब 8वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। इससे पहले ही रामनगरी भव्य और दिव्य दिखने लगी है। रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव को लेकर पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप सभी को बता दें कि ये पहली दिवाली है, पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। लेकिन इस दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड फिर बनने जा रहा है और वो है 28 लाख दिए राम की पैड़ी यानी घाटों पर जलाकर। आपको बता दें दीपोत्सव 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं दीपोत्सव के साथ अयोध्या में दिव्य लेजर लाइट शो और साउंड शो करने की भी तैयारी है। हाल ही में इस लेजर शो के रिहर्सल का वीडियो भी सामने आया है जो अयोध्या के इतिहास और धार्मिक धरोहरों को एक नई दृष्टि से दिखाने का प्रयास करता है। दीपोत्सव में साउंड एंड लेजर शो, आतिशबाजी और ड्रोन शो बहुत खास होगा। भगवान राम की नगरी त्रेता की अयोध्या के रूप में सजाई और संवारी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं जो अयोध्या भगवान राम की नगरी में दीपों से जगमगाते देखने के लिए आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाली पहली दीपावली को भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसके लिए अयोध्या रामायण के प्रसंग से जुड़ी झांकियां भी निकाली जाएंगी। और सबसे पहले सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से 18 झांकियां निकाली जाएंगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। रामायण के अलग अलग प्रसंग पर झांकियों को तैयार कर लिया गया है, यानी इन झांकियों में त्रेता के राम वाली झलक दिखाई देगी। सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा 11 झांकियों को तैयार किया जा रहा है। लगभग रामायण के प्रसंग पर, अलग अलग प्रसंग पर हैं 11 झांकियां हैं। इसके ठीक ही पीछे जो है रामायण के पर्यटन विभाग के द्वारा भी लगभग 7 झांकियों को तैयार किया गया है। इन झांकियों को दिल्ली और लखनऊ के कलाकारों के अद्भुत तरीके से सजाया गया। इस उत्सव को और भव्य बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के 200 से अधिक कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या में दीपावली को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दीपोत्सव को लेकर कलाकारों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कलाकार अपने अपने अंदाज में शुभ घड़ी को सेलिब्रेट कर रहा है। आओ तो जरा देखें क्या खूब नजारे हैं, लगता है अयोध्या में, लगता है बहुत बढ़िया में, लगता है अयोध्या में उतरे सब तारे हैं। सरयू के तट पर कलाकार नाव में सवार होकर भजन और दिवाली गीत गा रहे हैं। प्रभु राम के घर वापसी का गान कर रहे हैं। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले।
घुंघरा ले, तेरे पाँवों की पैजनिया पर, तेरे पाँवों की पैजनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। रामनगरी भक्तिमय गीतों से गुंजायमान है। दीपोत्सव का रंग पूरी अवध नगरी पर चढ़ चुका है। धनतेरस के त्योहार से इसका आगाज भी हो चुका है। दिवाली के दिन तो यहाँ की छटा बेहद ही मनमोहक होगी। देश भर में दीपावली की धूम है, जिसको लेकर शहर शहर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार, मंदिर और घर दीपावली की रंग बिरंगी लाइटों से सज कर तैयार है। वहीं भारतीय सेना के जवानों ने भी धूमधाम से दीपावली मनाई। वीडियो राजौरी के एलओसी से सामने आया, जहां जवानों ने धनतेरस के मौके पर मां शेरावाली की पूजा अर्चना की, जिसके बाद एक एक कर जवानों ने आरती ली। धनतेरस और दीपावली के मौके पर जवानों ने मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया, साथ ही मंदिर के बाहर दिए भी जलाकर रखे गए। भारतीय सेना के जवानों ने एक साथ मिलकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाइयां दी। घरों से मीलों दूर इन जवानों ने अपने सेना के परिवार के साथ धूमधाम से इस पर्व को मनाया। साथ ही इस दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स करीब 5 महीने से अंतरिक्ष में है। अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से दिवाली पर एक वीडियो संदेश साझा किया है। My warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. I am so thankful to have grown up in a multicultural household where our parents encouraged us to seek opportunities and reach for the stars. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today. दरअसल अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान वीडियो मैसेज के जरिए सुनीता विलियम्स ने अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को दीपावली की बधाई दी। उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी जूस में थूक, कभी रोटी पर थूक, कभी थाली में थूक, अब तो दूध में थूकने का मामला भी सामने आ गया है। दुधिया की ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामला मुरादाबाद के एक मोहल्ले का है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह दुधिया दूध में थूकता नजर आ रहा है। दरअसल दुधिया ग्राहक को देने के लिए जब दूध नाप रहा होता है तभी वो बर्तन में थूकता नजर आता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी हरकत कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही है। हालांकि दुधिया थूकने की घटना से इनकार कर रहा है, जबकि लोगों का आरोप है कि वो थूक रहा था। हद तो पुलिस कर रही है, जो सीएम योगी के सख्त आदेशों के बावजूद कह रही है कि शिकायत मिलेगी तभी इसकी जाँच होगी। इसमें जो वीडियो है इसकी जाँच कराई जा रही है। इसमें अभी तक हमारे थाने पर किसी के द्वारा कोई तहरीर नहीं मिली है, कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कोई लिखित तहरीर मिलती है हम लोगों को तो उसमें हम लोग इस पूरे वीडियो की जांच कराएंगे। दिवाली से पहले दूध में थूक जिहाद की इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस तस्वीर को देखने के बाद किसी एक की गंदी सोच की वजह से हर दुधिया को लोग शक की निगाहों से न देखने लगे। उत्तर प्रदेश के शामली में एक नेता को टशन दिखाना भारी पड़ गया। बंदूक के साथ वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इन नेताजी की तलाश कर रही है। वीडियो कांद्रा इलाके के एक सभासद का बताया जा रहा है। राहुल पवार नाम के इस नेता ने सरकारी राइफल के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वो हाथ में राइफल लेकर कुर्सी पर बैठा है और अपने टशन दिखाने का प्रयास कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और इसकी जांच शुरू कर दी। राहुल पवार नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है, इसको संज्ञानित लिया गया है। संज्ञान में लेकर के इस पर जो जाँच की जा रही है ये सही होगा, वो कब का है जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी इस इलाके में अवैध हथियारों के साथ लोगों के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसके बाद से पुलिस अलर्ट है और अब पुलिस को राहुल पवार की तलाश है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम टीचर ने हिंदू छात्राओं को तालिबानी सजा दी। आरोप है कि छात्राओं को कमरे से बाहर निकालकर मुर्गा बनाया गया। घटना का वीडियो अब सामने आया है। महज 9 सेकंड का ये वीडियो किसी अभिभावक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वीडियो में देख सकते हैं कि कई छात्राओं को मुर्गा बनाया गया है। वीडियो चोरी चुपके बनाया गया है, इसलिए बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चल रहा है। आरोप है कि परिषदीय स्कूल में छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू छात्राओं को मुस्लिम शिक्षिका द्वारा मुर्गा बनाने का दावा किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड है। मामला ऊंचा गांव के मायापुर का है। फिलहाल बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। Zee News.